राजनीति में कोई वचन, कोई प्रतिज्ञा, कोई ऐलान चुनाव से बड़ा नहीं होता। कोई धारा हो, कोई विचारधारा हो, कोई सिद्धांत हो, कोई कुछ भी हो, उसकी हद चुनाव की चहारदीवारी से पहले ही आके खत्म हो जाती है। चुनाव ही सबसे बड़ा निर्णायक तत्व है राजनीति में। और जो चीज चुनाव जीतने में संकट पैदा करे, वो चीज राजनीतिक दल चाहते हैं कि दूर हो, और जो चीज चुनाव जीतने में मदद करे, उसको चाहते हैं कि भाई हम लपके, उसको अंगीकार करें, उसको स्वीकार करें। सरकारी कर्मचारी चुनाव की प्रक्रिया को बहुत गहरे तक प्रभावित करता है। चुनाव ही सरकारी कर्मचारी कराता है, उसकी मशीनरी कोई, चुनाव आयोग के पास तो अपनी कोई मशीनरी है नहीं। सरकार की ही मशीनरी चुनाव के समय में चुनावी मशीनरी होती है, बीएलओ से लेके और प्रिसाइडिंग ऑफिसर तक, वही सरकारी है कर्मचारी। और वैसे भी 5 साल चूंकि जनता से सीधे जुड़े विभागों को संचालित करता है सरकारी कर्मचारी, इसलिए वो जनता को के साथ राजनीतिक बहसों में भी हिस्सा लेता है, और एक मानसिकता का प्रचार प्रसार निर्धारण सरकारी कर्मचारी बड़ी आसानी से कर लेता है, बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम के। अब यहां अपने देश में सरकारी कर्मचारी लगभग मानकर चलिए कि 2 दशकों के आसपास समय लगभग होने जा रहा है, तब से आक्रोशित है कि भाई हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था क्यों बंद कर दी गई। जगह जगह आंदोलन, हर राज्य में आंदोलन, हर जिले में आंदोलन। अभी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक ही दिन, मेरे ख्याल से शायद शनिवार का दिन था, अभी पिछले शनिवार, काली पट्टी बांध के प्रदर्शन था, तो कोई जिला नहीं छूटा, कोई सरकारी कार्यालय नहीं छूटा। पुरानी पेंशन चाहिए, नई पेंशन व्यवस्था हमें मंजूर नहीं। उसमें कई राज्यों ने कर्मचारियों के इस तेवर को समझा, और वहाँ की सरकारों ने, खासतौर पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसी जो सरकारें हैं कांग्रेस की, उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था का ऐलान कर दिया कि वही लागू करेंगे, इसको नई वाली को विदा कर देंगे। पंजाब में भगवंत मान ने कर दिया ऐलान। ममता जी क्या पहले से ही चल रही पुरानी पेंशन, बंगाल कभी गया ही नहीं एनपीएस में। अब उसके बाद आया हिमाचल का चुनाव। कांग्रेस ने वादा किया ओपीएस का, बीजेपी उस पर मौन रही, कांग्रेस की सरकार बन गई। अब ओपीएस से बनी या नहीं बनी वो अलग का विषय है, लेकिन भाजपा के आंगन में ये सुगबुगाहट हो गई कि ओपीएस सरकार, इसलिए सरकार नहीं बनी, हिमाचल में रिपीट हुई क्योंकि हम लोगों ने ओपीएस पर कर्मचारियों की मांग को स्वीकार नहीं किया। वहां से चिंतन मंथन शुरू हुआ। फिर हुआ कि भाई चलो खोजो, देखो क्या हो सकता है। तो हुआ कि भाई बात भी रह जाए, नाक भी रह जाए, और राजनीति में नुकसान भी ना हो, ऐसा कोई रास्ता निकल आए। तो अचानक से, चूंकि अभी 24 का चुनाव फाइनल इम्तहान तो बाकी है, और उससे पहले कुछ सेमीफाइनल है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। तो केंद्र सरकार ने लोकसभा में ऐलान कर दिया कि एनपीएस में क्या सुधार होने चाहिए, उसको और कैसे कर्मचारियों के लिए सुरक्षित बनाया जाए, आकर्षक बनाया जाए, इन सब चीज़ों में माथापच्ची करने के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। और कल कमेटी की अधिसूचना जारी हो गई, कमेटी गठन की।
केंद्रीय वित्त सचिव उसकी अध्यक्षता करेंगे कमेटी की। और कहा ही गया कि वो कमेटी कर्मचारियों के संगठनों से बात करेगी और ये समझने की कोशिश करेगी कि भाई क्या रास्ता निकल सकता है बीच का। सरल भाषा में कहूं, बीच का रास्ता खोजने के लिए कि एनपीएस भी रह जाए लेकिन इसका इंटीरियर डेकोरेशन बदल जाए, फिर शायद बात बन जाए। लेकिन लाख टक्के का सवाल ये कि क्या एनपीएस का इंटीरियर डेकोरेशन बदलने भर से, आंतरिक संरचना में कुछ फेरबदल करने भर से कर्मचारी संतुष्ट हो जाएंगे? और वो भी तब जब आधा दर्जन राज्यों में वो ओपीएस बहाली का ऐलान कराने में सफल रहे। क्या अब वो स्थिति है कि कर्मचारी मान जाए? बड़ा सवाल है। और अगर कर्मचारी नहीं माना तब फिर ये कमेटी करेगी क्या? कथा तो करेगी नहीं बैठकर, ना भजन करेगी और ना हवन करेगी। ये कमेटी तभी तक औचित्यपूर्ण है जब तक इसके प्रति कर्मचारियों का भरोसा हो। अगर कर्मचारी ही इसके प्रति आश्वस्त नहीं तो मुझे लगता है फिर इस कमेटी का कोई भविष्य नहीं होगा। ये मुझे समझ आता है। तो क्या है पेचीदगियां? कर्मचारी क्या चाहते हैं? सरकार बीच का रास्ता क्या लेकर आई है? क्या प्रपोजल है सरकार के पास? कमेटी क्या रास्ता निकालना चाहती है? आज से कुछ समय पहले जब पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश भर में पुरानी पेंशन बाहर हो चुकी थी हर राज्य में और नई पेंशन व्यवस्था ही लागू थी, उस वक्त अगर ये कमेटी जैसा कोई प्रयोग हुआ होता केंद्र के स्तर पर तो शायद कर्मचारियों को उसके लिए राजी कर पाना सरल होता। अब चूंकि आधा दर्जन से ज़्यादा राज्य बैक टू ओपीएस हो चुके हैं, ओपीएस राजनीतिक दबाव का एक बड़ा मुद्दा बन गया है, ये बात कर्मचारी भी जानते हैं। तब शायद इस कमेटी के साथ सहमति बन पाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। बंधु जी, आप ही से बात शुरू करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इस कमेटी का भविष्य और भाग्य इस बात पर टिकेगा आकर कि कर्मचारियों के साथ इसका रिश्ता भरोसे का बन पाता है कि नहीं। बाकी तो फिर ये कमेटी कोई कथा भागवत तो करेगी नहीं। अगर कर्मचारी इस पर भरोसा करेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो क्या लगता है आपको? क्योंकि वित्त मंत्री ने सदन में कहा था कि सरकार मानती है कि नई पेंशन योजना में सुधार की जरूरत है, उसी के लिए ये कमेटी बनाई गई कि भाई नई पेंशन योजना में इंटीरियर बदलो और कोई ऐसा बीच का रास्ता खोजो जिसमें कर्मचारी भी राजी हो जाए और एनपीएस नाम भी बना रहे, जो मुझे समझ में आ रहा है। बंधु जी, ये जो प्रपोज्ड कमेटी है, वित्त सचिव जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं देश के, आप लोगों को, आपके संगठनों को क्या समझ में आ रहा है? ये कमेटी क्या करेगी? क्या परिणाम आएगा? कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा? एक बात कहूँ, मुझे याद आ गई, विजय बंधु ने कहा, रणवीर जी ने कहा कि कमेटी के मसले पर के टिप्पणी की, तो मुझे नितिन जी की बात याद आ गई, नितिन गडकरी जी की। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि भैया जिस मामले को लटकाना हो अटकाना हो, कमेटी, जीओएम, स्टडी, सर्वे, इसमें फंसा दो और जिसको करना हो बोले लाओ फाइल, दस्तखत की, अब बात खत्म। क्या बात। नितिन गडकरी जी कहते मैं हमारे ऊपर मत नाराज होना भैया, राजनीतिक लोग हैं, उनका अनुभव है, वो आज के तो है नहीं। 90 के दशक में वो महाराष्ट्र में मंत्री थे पीडब्ल्यूडी के, तो उन्होंने ये देखा सरकारों का चाल चलन, तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे मनोज पंडित जी कि जब लटकाना हो, भटकाना हो, अटकाना हो तो बोलो जी कमेटी बना दी, और कमेटी वाले को इशारा कर दो कि बेटा धीरे धीरे चलना है, नहीं, और कमेटी आ जाए तो कमेटी का फिर स्टडी में लगा दो कि इसका और अध्ययन हो रहा है गहन। नहीं भाई देखो, हम तो ज़्यादा इतना जानते नहीं शेयर बाजार क्या है। 50,000 रुपया लगाए थे किसी के कहने पे शेयर में, क्या हर दिन मोबाइल लिए ये वही देखते रहते हमारे घर में सब लोग के वो बाजार नीचे हुआ कि ऊपर हुआ, पता लगता कभी 50 के 40-35 ही रह गए, तो उस दिन घर में खाना भी नहीं बनता दुख में। ऐसा धंधा क्यों करें ना जी?
पोस्ट ऑफिस में भी डाल देते, 50-50 तो रहते, न मिलता कुछ। चलो, ये इतना बड़ा दिल नहीं भाई साहब, भारत गरीब देश है, इतना बड़ा आदमी थोड़े नहीं कि 50 के 35 स्वीकार कर ले। ये जो लोग कर सकते हैं उनके लिए अच्छा है, बाकी के लिए ठीक नहीं। और एक बात जो बीजेपी ने, सुधा जी आपके पास आ रहा हूं और जोशी जी के पास, मेरा अपना आकलन ये कहता है कि ये मसला कमेटी, जीओएम डिस्कशन, सेमिनार में नहीं जा सकता। उसका कारण है लगातार चुनाव है, राज्यों का भी दबाव है। भाई शिवराज सिंह से पूछिए तो वो कहेंगे अलग ले जाए, टीवी पे नहीं, अलग ले जाके तो वो कहेंगे भाई ओपीएस लागू करो, मेरी जान से बवाल काटो, कम से कम मैं चुनाव तो ठीक से लड़ूं क्या? यही बात रमन सिंह कह रहे, यही बात वसुंधरा कह रही, टीवी पे नहीं, व्यक्तिगत पूछ लीजिए जाके, वो बवाल करा दिया विजय बंधु, चाहे या रैली कर देते हैं आके, है, और हमारी जान सांसद में पड़ी है, लागू करो, क्या जा रहा है? और वह भारत में जो राजनीति होती है, मेरी बात से सब मित्र सहमत होंगे, आप यहां नहीं बोलेंगे लेकिन वैसे सहमत होंगे, अर्थव्यवस्था, राजस्व, आर्थिक कॉन्सिक्वेंसेस, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब चीजें कहने की होती हैं। जब हमारे देश में ऐसी ऐसी विकट राजनीतिक विभूतियां जन्म ले चुकी हैं, जो चुनाव में ये ऐलान कर देती कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 किलो देसी घी भी मिलेगा मुफ्त, उनके लिए ओपीएस क्या चीज है? स्कूटी मुफ्त, सोने की चेन मुफ्त, सोने का मंगलसूत्र मुफ्त, कलर्ड टीवी मुफ्त, ऑटो मुफ्त, ऑटो में डलवाने के लिए डीजल मुफ्त नहीं, सिनेमा की टिकट मुफ्त, पान सुपारी गुटखा मुफ्त, देसी घी मुफ्त, डालडा मुफ्त नहीं है। सुधा मिश्रा जी, ये तो सभी आप लोग सभी करते हो, सारे दल, ठीक? ये मत कहना कांग्रेस नहीं करती, नहीं तो फिर मुझे 15 मिनट कांग्रेस के बारे में बताना पड़ेगा कि कांग्रेस क्या करती, इसलिए उसमें मत पड़ेगा। तो ओपीएस में इतना क्या खर्चा आ जाएगा? नहीं भाई, आप लोग इतने बहादुर राजनेता हो तो आप में साहस होगा, आप पूरे देश में सब कुछ फ्री कर देते हो चुनाव के मंच पे जब जाते हो। मुझे ऐसा लगता है 1970 के आसपास का जो भारत था प्रोफेसर साहब, उसमें पेंशन जब मिल रही थी तब शायद पेंशन उतनी जरूरी नहीं थी जितनी आज है। अब आप पूछेंगे कैसे, ये गलत बात कैसे बोल रहे हो, तो उल्टी लग रही, मैं इसका सीधा वर्जन अर्थ बता दे रहा हूं। तब संयुक्त परिवार थे, बुढ़ापा कट जाता था, रोटी मिल जाती थी, मन से दे चाहे बेमन से दे बहू, नाती नो नाते नो बहू बेटा, कोई मन से दे बेमन से दे, लेकिन रोटी बाबा को दे देती था, डोकर डोकरी को रोटी मिल जाती थी, ठीक? अब तो संयुक्त परिवार बचे नहीं, बच्चे कहीं, बूढ़े बूढ़ी कहीं, क्या खाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है सामाजिक, इसको देखना होगा इसी दृष्टि से। जैसे इस ओपीएस के विड्रॉल में भारत की, बंगाल की सरकारों को छोड़कर सब लोग शामिल हो, ठीक? कोई बरी नहीं है, ना आपकी पार्टी बरी है, क्या? सबके दस्तखत हैं कहीं ना कहीं। तो क्यों नहीं सब लोग एक साथ प्रायश्चित का एक महायज्ञ कर लो? जोशी साहब, अरे इतना भारत समृद्ध हो गया, जब गरीब था तब पेंशन दे रहा था, अब संपन्न है तो बोले अब कमेटी करेंगे, ऐसा क्यों है भैया? एक और व्यवहारिक बात कहूं, मनोज भाई आप ही के पास आऊंगा, केंद्रीय सुरक्षा किसको दी जाए इसके लिए एक प्रक्रिया है पूरी, सब लोग सुन लो भैया, उस प्रक्रिया में बहुत टाइम लगता है। आईबी लोकल थाने से लेके आईबी तक का पूरा सिजरा तैयार होता है। नरसिंह राव की सरकार थी, सुधा जी, नरसिंह राव की सरकार थी, विश्वास मत पर का मामला था, अजीत सिंह के एमपी चाहिए थे, अहमद पटेल और अजीत सिंह की मुलाकात हुई, कुछ बातें तय हुई, अजीत सिंह जी ने एक महिला राजनेता के लिए इशारा किया, क्या? अजीत सिंह अपने घर नहीं पहुंच पाए, वहां से निकल के उनके घर सीआईए सब पहुंच गई है, टेंट लगने लगा, बोले आइल फाइल बाद में हो जाएगी। तो सरकारें जब करना चाहती हैं तो हथेली पर सरसों जमा देती हैं भाई,
हमने तो जमते देखी है, जमते देखी है। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट उसी दिन हुआ था, उसकी भी प्रक्रिया क्रिया बाद में। बोले कुछ नहीं, क्या परसों वोट है, आज ही कर दो क्या? तो ये हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या। खैर मनोज पंडित जी, मसला वही है। नोएडा में अभी एक खबर आई है, एक वृद्धा अकेले रहती थी, वो मर गई। उनका बेटा भी एनसीआर में रहता सुधा। 20 दिन बाद पता लगा कि अम्मा मर गई। ऐसे में पेंशन भी नहीं हो तो बूढ़ा बूढ़ी जहर खाए। मैं भाजपा कांग्रेस सपा बसपा चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं अपने देश के लोगों के लिए यहां आया हूं। मनोज जी, कौन जिम्मेदारी लेगा जब एनसीआर में रह के लड़का 20 दिन में अम्मा खबर नहीं लिया और अम्मा मर गई, 20 दिन लाश सड़ती रही। मनोज जी, क्या वृंदावन में भीख मांगेंगी? सिलेबस वाला बहस में मत पड़िए, अभी मुगलों में फंस जाएंगे, फिर इतना समय थोड़ी ना है। मुगल किसी और दिन, आज अपनी बात कर ले। मुगल तो चले गए, अब कहां कौन मुगल है? जो कहीं है भी कोई एक आदमी कलकत्ता में कोई चाय बेच रहा, कोई मूंगफली बेच रहा, कहां बचा मुगल उगल? कुछ नहीं। एक वो आए थे हमारे पास, वो सर्टिफिकेट लेके आए थे, जाने कहां से, मुगलों के वारिस प्रिंस तुसी। अरे मैंने जाओ यार कुछ काम करो, कहां चक्कर में घूम रहे हो इधर उधर। अब वो जमाने बीत गए जब पसीना गुलाब था। खैर विजय बंधु, भाजपा कह रही है कि हम आत्मनिर्भर बनाने की कवायद कर रहे हैं कर्मचारियों को। वो समाधान समाज निकालेगा मनोज बाबू। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं सरकार की, सरकार और राजनीति की, क्योंकि हमारे लिए जो विपक्ष में है वो भी आधा सरकार होता है, क्योंकि वो छोटा सा एक ग्रुप है, वही देश में खेला खेली करता है, कभी वो सरकार में कभी वो, यही ना। रणवीर जी, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप सहमत हो तो बताओ। क्या इस देश में, चूंकि देश के प्रति जज्बा राजनेताओं में बहुत ज्यादा है, भक्ति का, देशभक्ति का, कुर्बानी का, बलिदान का, तो उसका सम्मान करते हुए, विजय बंधु जी आप भी सुन लो, क्या ऐसी नई व्यवस्था नहीं, जब नए नए प्रयोग हो ही रहे तो ऐसा ना कर दे कि जितने सांसद, विधायक और पार्षद तक हैं देश में किसी पार्टी को, उनके सबके बच्चों के लिए अग्निवीर की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दे? नहीं अच्छा रहेगा? जितने सांसद, विधायक, पार्षद, मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है, किसी पार्टी को हो, जबरिया उसके लड़के को ले जाओ, अग्निवीर में दाखिल कराओ, ताकि 5 साल बाद 20 लाख लेके लौटे, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मजबूती दे। 2 बातें हैं। एक तो ये, इस बात से सहमत हो आप कि भाई जो भी, क्योंकि नेताओं के हृदय में मैं देश के प्रति इतना गंभीर जज्बा देख रहा हूं कि वो ओवरफ्लो हो रहा है, जज्बा संभाले नहीं संभल रहा, देशभक्ति की जज्बा नेताओं में बहुत ज्यादा देशभक्ति आ गई, मतलब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सब फेल हो रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं करते उस ओवरफ्लो होते जज्बे को कंट्रोल करने के लिए कि ये नियम बना दे कि पार्षदी से लेके और लोकसभा राज्यसभा तक का चुनाव तब लड़ पाओगे जब बेटे को, बेटी को अग्निवीर बनाओगे? बताओ भैया, समाजवादी पार्टी सहमत है? मैं कुछ अनूठे विषयों पर चर्चा करता हूं, बाकी तो सब है, रिलीज है प्रेस की, उसका क्या करना। विजय बंधु जी, एक मसला और खड़ा होता है, वो मसला ये कि भाई वो लोग चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, एक रिपोर्ट आई थी एक उसमें वेबसाइट में, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि सभी लोग ठीक नहीं। अधिकांश राजनेताओं की संतानें विदेश में शिक्षा पा रही हैं क्या? और विजय बंधु और रणवीर सिंह के लड़के को पकड़ के भर्ती किए दे रहे हो अग्निवीर में, बोले तुम्हें अग्निवीर बनना है? जोशी जी का लड़का, मनोज पंडित का लड़का, सुधा मिश्रा का लड़का पढ़ाएगा हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड में है, और बाकी सब, अरे भाई आपसे आपका नाम वापस ले लिया, शकुंतला बोल दिया, मेरे ऊपर दया करो प्रभु, है ना? आप तो नाम शकुंतला रामलाल श्यामलाल कर दिया, हटाओ, सब नेताओं का नाम बदल दिया। ये नेता है मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर आपके लड़के पढ़ेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, है, और विजय बंधु घर से पकड़ के ले जाओ, बोले अग्निवीर बनाएंगे। ये कैसे, ये क्या मसला है भैया?
मुझसे एक सज्जन ने कहा कि अमिताभ जी, आप सरकारी कर्मचारियों के चक्कर में कहाँ पड़े रहते हो हैं? मैंने भाई क्यों, क्या हो गया? बोले ये सब खाए कमाए रहते हैं, जो एक सामान्य भाषा होती है। मैंने कहा मैं इस बात का प्रतिवाद करने के बजाय इससे बड़ा प्रश्न रख देता हूं बाबू। बोले बताइए। मैंने कहा सरकारी कर्मचारी खाए कमाए होते हैं, खाए अघाए होते हैं नहीं होते हैं, इस पे तो विवाद है, पक्ष विपक्ष में देश बंट जाएगा। लेकिन किसी चौराहे पे जाके पूछो नेता खाए अघाए हैं कि नहीं, सब 100 लोग खड़े होंगे, 100 कहेंगे हैं। क्या? एक भी नहीं कहेगा नहीं है। तो उनको पेंशन की फिर जरूरत क्यों? उनको मुफ्त इलाज की जरूरत क्यों? उनको मुफ्त यात्रा की जरूरत क्यों? साथ में कैंपेनियन की जरूरत क्यों? उनको विटामिन की गोली और टॉनिक हमेशा जीवन भर फ्री मिले क्यों? नहीं। खाए कमाए तो वो भी हो सकते हैं, उनकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो एक बार विधानसभा, लोकसभा या नगर निगम भी देख आया है, उसके कुर्ते से कलप नहीं गया भगवान का नाम लेके, फिर भले दोबारा जीता हो ना जीता हो। राजनीतिक लोग अगर अपने आचरण से कोई प्रतिमान नहीं बनाएंगे, देश के सामने कोई मिसाल नहीं रखेंगे, तो उनकी किसी भी वचन में, उनके किसी भी वक्तव्य में, उनके किसी भी निर्णय में प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जनता जान रही कि भाई जोशी जी हमको भाषण दे रहे हैं और खुद देखो नींबू काट कलब का कुर्ता पहने लंबी गाड़ी से आए हैं क्या, और मॉन्ट ब्लैंक का पेन लगाए हैं 40,000 का, 2 लाख की घड़ी पहने, 1 लाख का चश्मा है, और कह रहे गरीबों एक हो जाओ। तो आदमी हंसता है ना, इसलिए तो नेता की बात नहीं मानता आजकल। वो कहते जाओ यार अपने घर जाओ। नहीं, या तो उसको 1000 रुपया आलू और पूरी और आम का अचार और बाकी और व्यवस्थाएं और बस दो, तो वो रैली में आता है, वरना आता किसी की रैली में नहीं। सच्चाई यही है। मनोज बाबू, एक चूंकि आप सरकार में, इसलिए सब राजनीतिक बिरादरी की तरफ से आपसे पूछ ले रहे हैं, चूंकि राज्यों में अलग अलग पार्टियां भी सरकार में है, सरकार में बहुत सारे दल हैं, इसलिए सबके लिए एक सवाल पूछ लेते हैं। जब तक हम ओपीएस नहीं दे पाते, मान लीजिए, क्या तब तक के लिए क्या ये नैतिक नहीं होता कि हमारे देश का, राज्यों का जो शासक है, राजनीतिक वर्ग है, ठीक, उत्तर प्रदेश में योगी जी, बंगाल में ममता जी, राजस्थान में गहलोत जी, देश में मोदी जी, ऐसे सारे नाम ले लीजिए, तमिलनाडु में स्टालिन जी, सब लोग ये खड़े होकर अपने अपने विधानसभा और लोकसभा में प्रस्ताव पारित कराते कि हम लोग स्वेच्छा से पेंशन छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है ये अनैतिक है। तब लगता है सारे तर्क ठीक है कि भाई अगर हम, एक मिनट बाबू, एक मिनट, अगर पिता ने ये कहा घर में कि भाई अब देसी घी में पूरी नहीं बनेगी, इस वक्त तंगी चल रही है, ठीक, और शाम को खाने बैठा तो कहा हमारे लिए 4 देसी घी की निकाल दो, बाकी फिर तुम लोग मिट्टी के तेल में बना लेना, तो कैसे चलेगा? उसको भी छोड़ना होगा ना देसी घी। मैंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक आग्रह किया था केंद्र और राज्यों की सरकारों से कि हमारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी, केंद्रीय सेवा के अधिकारी नहीं, जो बहुत बड़े पदों पे, उनको छोड़ भी दीजिए, लेकिन जो सामान्य वर्ग के कर्मचारी हैं, करोड़ों, लाखों लाख लोग, राज्य को जोड़ लीजिए तो करोड़ों में जाएंगे। मैंने कहा था इन सबको एक्स ग्रेशिया 5,000 रुपए बिना किसी भेदभाव के धन्यवाद पत्र के साथ सरकारें दें। नहीं माना। आप एक रैली में 5 करोड़ फूंक दोगे, नेता लोग ऐसे जहाज उड़ाओगे जैसे टेम्पू चल रहे हो, दे धनाधन, दे धनाधन। लेकिन ये नहीं होगा कि सफाई कर्मचारी को चिट्ठी मिलती मुख्यमंत्री की दस्तखत की और 5,000 रुपया मिलता। अच्छा नहीं होता। सीआईएसएफ के हमारे जवान को, जिसने एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, मालूम है कि ये एयरपोर्ट ये मौत का दरवाजा है, यहीं से कोरोना आया है, क्या अच्छा नहीं होता? क्या हम गरीब हो जाते? नहीं ना।
एक एक दिन में शेयर मार्केट में लाखों हजारों करोड़ रुपया ऊपर नीचे धुआं हो जाता, तब कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, तो इससे क्या हो जाता। लेकिन भारत में राजनेताओं ने मेरी उस प्रार्थना को नहीं सुना। कई लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर मुझसे कहा, अमिताभ जी आप इमोशनल हो जाते हैं, राजकाज ऐसे नहीं चलता। तो मैंने भैया जैसे चले वैसे चला लो, मैं क्या कर सकता हूं। सच्चाई मालूम क्या है, कष्ट कहां है जनता को। सरकारी कर्मचारी, आज उनका विषय इसलिए उनको उल्लेख कर रहा हूं। मैंने एक बात और कही थी, जब पूरा कोरोना में लॉकडाउन था, ऐसे मंच से कही थी कि सरकार, राजनेता, सुधा जी, सारे राजनेता जिनके पास फौज फाटा सरकारी है, वो फौज फाटा छोड़ दें लॉकडाउन तक के लिए, क्योंकि वो तो घर से निकल ही नहीं रहे, वो तो कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, गार्डन में भी नहीं आ रहे। सरकार पर लोड कम हो जाता फाइनेंशियल, किसी ने नहीं छोड़ा। बोला ना, ये 200 सिपाही मेरे बंगले के बाहर पड़े रहने चाहिए, हम निकले ना निकले मेरी मर्जी। इसलिए आप पर सवाल उठता है, नेताओं पर इसलिए सवाल उठता है। आपने एक परिभाषा दी अर्धसैनिक बलों के लिए कि हम इनको भारतीय सेना जैसा नहीं मानते, ये भारतीय सेना के सैनिक जैसे नहीं है, इसलिए इनको पेंशन नहीं दे सकते, पेंशन केवल सेना के लिए है। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसने आपके कारण बता दिए। उसने कहा ये भी भारत गणराज्य के सशस्त्र प्रहरी हैं, इक्विवेलेंट टू इंडियन आर्मी। बोले इनको पुरानी पेंशन दो। अब उसके खिलाफ आगे जाने की क्या जरूरत थी, आगे जाने की क्या जरूरत थी। और एक बात मैं कई बार कह चुका, लेकिन बार बार मेरे मन में आती है, मैंने कारगिल के युद्ध को बहुत नजदीक से देखा। ये बात सब पर लागू है, अर्धसैनिक बलों पर भी। कारगिल का था विचार आया इसलिए दिमाग में, इसलिए बोल दिया। जितने सैनिक शहीद होकर आए उसमें 99% गांव गरीब और किसान के बच्चे थे। और यही बात पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सुंदरनगर, जीके और जोरबाग में रहने वालों के बच्चे नहीं हैं इसमें। और नेताओं के तो बहुत ही रेयर कोई गलती से फंस गया हो तो फंस गया हो। नेता ऐसे लफड़े में कभी नहीं पड़ता जोखिम वाले ना। तब तो सोचना चाहिए। सोचे उस परिवार का जो जिसका एक्सपोजर भी नहीं है अपने गांव से बाहर, ना पत्नी का, ना बच्चे हैं, छोटे छोटे वृद्ध माता पिता हैं, बेटा शहीद हो गया, क्या करें। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? इस बात के लिए खतों की दावत करनी पड़ती कि शहीद माने, बोले नहीं मानेंगे अभी। क्यों भाई, क्यों नहीं मान लेते शहीद? सरकारी कर्मचारियों के लिए हम एक धारणा बना लेते हैं कि सरकारी कर्मचारी का मतलब है, ये क्या होता है? हम निजी क्षेत्र के भी समर्थक हैं, प्रशंसक भी हैं, ठीक है, लेकिन मैंने देखा कोरोना की उस त्रासदी में ये सरकारी क्षेत्र नहीं होता तो ईश्वर ही मालिक था देश का। राजस्व विभाग के कर्मचारी राशन बंटवा रहे थे, स्कूलों के टीचर राशन बंटवा रहे थे। भरे बिकट लपट कोरोना की जब चल रही थी, जोशी जी मेरी पत्नी टीचर हैं, तो वो सरकारी स्कूल में राशन बंटवाने जाती थी, 2-2, 3-3 मास्क लगा के। क्या डर लगता था कि कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा, लेकिन जाती थी। नेता नहीं निकलता था ना, गार्डन में भी पानी लगाना बंद कर दिया तुम्हारे डर के, कहीं ऐसा ना हो पेड़ पौधों से कोरोना आ जाए। क्या अब बातें बड़ी बड़ी, तो उस टीचर के लिए क्यों नहीं हमको कुछ करना चाहिए? सरकारी अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स में जो लोग वहां सफाई कर्मचारी थे, नर्सें थी, पैरामेडिकल स्टाफ था, इवन डॉक्टर्स थे गवर्नमेंट अस्पतालों के, वो एक हाथ में दवा और एक हाथ में मृत्यु का वारंट लिए घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? सैकड़ों डॉक्टर मर गए कि नहीं मर गए? सैकड़ों सफाई कर्मचारी मरे कि नहीं मरे? उन्होंने कुर्बानी दी कि नहीं दी? और मान लीजिए वो भी छुट्टी लेके घर बैठ जाते तो क्या करते फिर आप? क्या आप लोग कोरोना का इलाज करते? आप तो खुद ही डरे हुए थे, आप क्या करते इलाज? आप तो निकल ही नहीं रहे थे। एयरपोर्ट पर कोई आ जा नहीं रहा था,
एक कुत्ता भी नहीं जा रहा था उधर, लेकिन रणवीर जी के संस्थान के लोग वहां तैनात थे, उनकी ड्यूटी लगी थी सीआईएसएफ की, बोले दाएं मोड़ दाएं मोड़, बाएं मोड़ बाएं मोड़, क्या 24 घंटे। क्यों भाई? आपने तो पार्लियामेंट विधानसभा सब छोड़ दी थी, बोले कहीं जाने नहीं, ये तो क्षेत्र कुछ नहीं, निकलना नहीं है, क्या? और टेलीफोन भी बंद कर दिया कि भाई ज्यादा बात करो जनता मदद मांगेगी। कहां किसकी मदद करें, डर के मारे। उस स्थिति से देश बाहर निकला। तो ये जो सामूहिक प्रयास था देश का, और उसमें जिस वर्ग की सबसे ज्यादा भूमिका थी, उसको कुछ सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कृतज्ञता का ज्ञापन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक राष्ट्र के तौर पर हम कृतज्ञ हैं, ऐसे लोगों के लिए ये भाव क्यों नहीं जाए? इतनी मेहनत क्यों करनी पड़े कर्मचारियों को कि जहां चुनाव हरा दे वहीं मुद्दा बने? ये सारी तेजी हिमाचल के बाद ही क्यों आई? अब मुंबई भी बोले, राजस्थान भेजे हैं अधिकारियों को कि स्टडी टूर पे जाओ, जरा ओपीएस का समझ के आओ क्या मॉडल है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, जिन राज्यों ने ओपीएस लागू किया वापस, केंद्र सरकार के लिए कह रहा हूं, वहां यह तर्क क्यों दिया जा रहा है कि जो पैसा एनपीएस में जमा है वो नहीं देंगे? ये कैसा हो रहा है? ये फेडरल स्ट्रक्चर के भावना के खिलाफ है बात। इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि दम है तो लागू करके देख लो। कोई कुश्ती हो रही है, कोई दंगल है क्या राज्यों के भी साथ? नहीं ना। मैं देख रहा था राजस्थान की समस्या, छत्तीसगढ़ की समस्या, हेमंत सोरेन के यहां झारखंड में समस्या, मान के यहां समस्या। क्यों? क्योंकि वित्त मंत्रालय ने कह दिया ठेंगा अब नहीं देंगे, ले कर लो बात, जो जमा है वो नहीं देंगे। अच्छा जी, अरे मैं कहता हूं आप उन कर्मचारियों के खाते में वापस भेज दो जो जमा है, वो तो लीगल वारिस है ना अपने पैसे के, राज्य को मत दो। उनके तो नंबर है ना आपके पास, खाता नंबर, वहीं डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो, फिर राज्य और वो बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन ये कौन सी बात होती कि अब तक जो जमा हो गया वो नहीं देंगे? ये रास्ता ठीक नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं, टकराव की ओर ले जाएगा। भारत समृद्ध है, भारत विकास कर रहा है, भारत की छलांग लंबी है। ये सब चीजें तब प्रमाणित होंगी जब हम अपने देश के कर्मचारियों, लोगों के लिए सामाजिक कल्याण की योजनाएं पहले से और बेहतर ढंग से लागू करेंगे। अन्यथा इन बातों को जमीन पर कौन मानेगा? सोचिए, प्राइमरी स्कूल का एक टीचर रिटायर होता है, पुलिस का एक सिपाही रिटायर होता है, सीआईएसएफ का एक जवान रिटायर होता है, उसके पास क्या संसाधन है बताइए? पूरी जिंदगी ट्रांसफर में यत्र तत्र सर्वत्र घूमता रहा, क्या है उसके पास? खेती बची नहीं देश में, जोत बची नहीं, क्या करेगा आदमी? कहां जाएगा? न्यूक्लियर फैमिली हो गई, संयुक्त तो परिवार भी नहीं कि चलो रोटी की समस्या। मैं फिर कहता हूं, जब रोटी की समस्या के कारण आपको अपने आत्मसम्मान से समझौता करने के लिए विवश होना पड़ता है, वो क्षण जीवन में सबसे कष्टकारी होता है। इसलिए बुजुर्ग के हाथ में पेंशन होनी चाहिए, बाकी सब तर्क छोड़ दीजिए। जवान की तनख्वाह 2 रुपया कम हो मैं मंजूर कर लूंगा, अगर आप ये प्रस्ताव लाओ कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद पेंशन जरूरी है। बड़े बूढ़ों को 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को खाने के लिए जब अपना सम्मान गिरवी रखना पड़ता है अपने ही परिवार के सामने, वो क्षण ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि अगर पेट नहीं होता तो ऐसा कभी नहीं करता, और कुछ सोचते हैं कि धरती फटे और हम इसमें समा जाएं। बूढ़े बाप का चश्मा नहीं बन सकता, अम्मा की दवा नहीं आ सकती, ऐसी परिस्थितियां हैं मित्र। और वो नेता भी नहीं है कि चलो टेलीफोन से किसी का काम करा दिया, वो दे गया गिफ्ट, उनको तो कुछ नहीं ना।
सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर रिटायर हो गया, उसको कौन क्या देगा बताइए? उसके घर तो कोई एक गुलाब का फूल भी लेके नहीं आ रहा। इसलिए मैं ये बात लेके आया। आपने कमेटी बना दी, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कमेटियों से बाहर होनी चाहिए। राष्ट्रीय सहमति के आधार पर यह होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक पार्टी, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, इसके विरुद्ध होगी, और हो भी अगर मन में तो बोल पाएगी। तो जब एक सामान्य मोटे तौर पर सहमति दिख रही है तो उसी की ओर बढ़ा जाता ज्यादा बेहतर है। लेकिन चलिए, आपने कमेटी बना दी, देश को प्रतीक्षा रहेगी कि ये कमेटी क्या प्रस्ताव लेकर आती है। एक मॉडल आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी के आपके यहां का भी है, लेकिन हां, इस कमेटी पर एक प्रश्न रख के मैं बात समाप्त कर दूंगा। जिन लोगों के लिए ये कमेटी बनाई है उनके प्रतिनिधिमंडल को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। केवल बाबुओं के लूडो खेलने की जगह नहीं होनी चाहिए ऐसी कमेटी। उसमें रणवीर सिंह होने चाहिए थे, उसमें विजय बंधु होने चाहिए थे। इन्हीं के लिए ना कमेटी है। वित्त सचिव और गृह और व्यय सचिव तो रोज ही मिलते हैं नॉर्थ ब्लॉक में, वो काय की कमेटी है? जो पक्षकार है उसको भी बुलाइए, उसकी भी सुनिए, रास्ता वहां से निकलेगा। धन्यवाद।